दोस्तों, कल हमने देखा कि किस तरीके से विक्रांत ने राजवीर से बात की और राजवीर ने उससे कहा कि अब तो आराम कर लो, सुबह देखेंगे कि क्या होगा। सुबह ही वो बात करेंगे कि किसने ये खबर फैलाई और अब तक चल क्यों रही है। आज के 12वें एपिसोड में आपका स्वागत है। अगर आपने अभी तक सुकून एफएम चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लें और पूरी कहानी सुनने के बाद एक प्यारा सा कमेंट और एक लाइक जरूर कर दिया करो दोस्तों। चलिए शुरू करते हैं कहानी। उसके बाद विक्रांत धीरे धीरे करके अपने बेडरूम की ओर चला गया। जैसे वो बेडरूम में आया, उसने देखा कि इशिका गहरी नींद में सो रही थी। उसकी सांसें शांत थी, चेहरा मासूमियत से भरा हुआ लग रहा था। लेकिन विक्रांत जानता था कि इस समय पूरा शहर उसके बारे में क्या क्या सोच रहा है और शायद अगर इशिका को यह सब पता होता तो वो इस तरह चैन की नींद तो नहीं सो पाती, क्योंकि एक लड़की के लिए तो ये भावनाएं बहुत ही ज्यादा गलत हो जाती कि लोग उसे आज गोल्ड डिगर कह रहे हैं और कल पता नहीं क्या क्या कहेंगे। उसने देखा कि इशिका गहरी नींद में है और वो गहरी नींद में ही करवट बदलते हुए कुछ अस्पष्ट शब्द बुदबुदा रही थी। जाने अनजाने में उसने अपने शरीर को इस तरह सहलाया जैसे कोई सपना उसे विचलित कर रहा हो। विक्रांत ने उसकी ओर एक नजर डाली और फिर खुद को शांत कर लिया और फ्रेश होने चला गया। जब वो लौटकर आया तो सोने से पहले उसने बीच में वही एक बार फिर से तकियों की दीवार बना ली थी। मीडिया की सुर्खियां, सोशल मीडिया की टिप्पणियां और अफवाहें, सब कुछ उसकी आंखों के सामने घूम रहा था। वो हर कदम फूंक फूंक कर रखना चाहता था। वो चाहता था कि किसी भी तरीके से कहीं भी उनके बीच कोई ऐसा संबंध ना बन जाए जो आगे चलकर उन्हीं की मुसीबतों का कारण बने। इसलिए उसने बीच में तकियों की दीवार बना दी थी। उसके बाद वो लेट गया। जैसे वो लेटा, उसके दिमाग में फिर से वही विचार कौंधने लगे और उसे पता था कि ये पहली बार ऐसा हुआ था कि ग्रोवर परिवार किसी गॉसिप वाले कॉलम में आ गया था। नहीं तो हमेशा एक प्रतिष्ठित बिजनेसमैन परिवार की छवि और गंभीर और शालीन रही थी। ग्रोवर फैमिली का नाम तो हमेशा बिजनेस पेज पर आता था, लेकिन आज ये एंटरटेनमेंट पेज पर आ रहा था। आज ग्रोवर परिवार पूरे शहर का हंसी का पात्र बन गया था और लोग उनका मजाक उड़ा रहे थे कि किस तरीके से एक लड़की ने पूरे ग्रोवर फैमिली को बेवकूफ बना दिया था। और इस अचानक शादी ने पूरे एक रात में ही पूरे शहर में चर्चाएं छेड़ दी थी। विक्रांत का जीवन अब तक तो बिल्कुल शांत रहा था और जब वो बेशक अच्छा दिखता था, लेकिन उसके जीवन में कुछ ऐसा नहीं था जो ब्लॉगर्स और टैब्लॉइड्स को रोमांचित कर दे। उसकी छवि एक ऐसे अमीर लड़के की थी जो हमेशा काम में डूबा रहता। जब भी उसके बारे में कोई लिखने की सोचता तो सोचता कि यार ये तो इंसान ही बोरिंग है, इसके बारे में हम क्या मनोरंजक बातें लिखें। ना ही उसने ऐसी कोई बाइट दी कभी भी, ना ही उसने कोई गर्लफ्रेंड के बारे में जिक्र किया, ना ही कोई ऐसी उसकी अफेयर्स की चर्चाएं हुई। मीडिया के लिए कोई खबर ही नहीं थी और जैसे ही अब ये मीडिया को खबर मिली थी, मीडिया की तो बल्ले बल्ले हो गई थी। वो कब से चाह रहे थे कि ग्रोवर फैमिली के बारे में कोई ऐसी चीज मिले जिनसे उनके टीआरपी रातों रात बढ़ जाए और उनके चैनल को लोग ज्यादा से ज्यादा देखें। और जैसे ही ये खबर मिली थी, सभी मीडिया चैनल्स को लोग लगातार देखे जा रहे थे और सब उनका ट्रैफिक बहुत ज्यादा बढ़ गया था। विक्रांत लेटा लेटा यही सोच रहा था कि वो सुबह उठने के बाद राजवीर के साथ मिलकर क्या करेगा, किस तरीके से उन खबर को रुकवा देगा। इसे ही करते करते 2-3 बज गए थे। ऐसे ही तमाम विचारों और बेचैनियों के बावजूद विक्रांत को आखिरकार थोड़ी झपकी आ ही गई थी। लेकिन जैसे ही सुबह के 5 बजे उसके कमरे में अलार्म बज गया। यह अलार्म इशिका का था। इशिका हमेशा अलार्म लगाकर सोती थी और वो जल्दी उठ जाती थी। तभी इशिका जाग गई। उसकी नींद जल्दी खुलने की वजह से शायद विक्रांत की बेचैनी और हवेली के बदलते माहौल की गूंज भी अलग हो गई थी। आज उसने तय कर लिया था कि इतनी बड़ी हवेली में अकेले रहने का यह अवसर व्यायाम के लिए इस्तेमाल करेगी। इससे तो अच्छा है कि वो योगा ही कर ले। वो बिना किसी शोर के धीरे धीरे अलमारी के पास गई। उसने स्पोर्ट्स ब्रा, फिट टाइट्स और ऊपर से एक हल्की जैकेट भी पहन ली। इस समय दिल्ली का मौसम तो गर्म तो था, लेकिन हवेली के चारों ओर घने पेड़ पौधे थे, जिससे सुबह सुबह हवा बहुत ठंडी लगती थी। उसने दौड़ने वाले जूते पहने
और ध्यान से दरवाजा खोला ताकि विक्रांत की नींद न टूट जाए। वो जानती थी कि अगर विक्रांत को परेशानी होगी तो फिर से गुस्सा होगा और उसको गुस्से को संभालने के लिए इशिका को फिर से अपना मोरल डाउन करना पड़ेगा। तभी वो आराम से गेट खोल दिया और वो बाहर निकल गई। लेकिन जैसे ही विक्रांत की आंखें वैसे ही आधी खुली हुई थी। वो उसकी हलचल को महसूस कर रहा था, लेकिन उसने उठने की कोई कोशिश नहीं की। वो देख रहा था कि वो कपड़े बदल रही थी, इसलिए वो उठा नहीं। शायद वो चौंक जाती कि ये जाग भी रहा है और उसने बताया भी नहीं। उसने इंतजार किया और जब तक वो कमरे से नहीं निकल गई, फिर चुपचाप उठकर मंजिल के बालकनी पर गया और नीचे झांक कर देखने लगा। इशिका हवेली के खुले मैदानों में तेजी से दौड़ लगा रही थी, जैसे ही किसी अदृश्य तनाव को बाहर निकाल रही हो। उसके हर कदम में आत्मविश्वास था और शरीर के लय में एक अद्भुत ऊर्जा चमक रही थी। विक्रांत ने उसे कुछ देर देखा, फिर वापस कमरे में आ गया और वो बिस्तर पर लेट गया और सो गया। लेकिन कुछ ही देर बीती थी। सुबह के 6:30 बज चुके थे और उसे यह पता नहीं था कि इतनी ही देर में 6:30 कैसे बज गई। इशिका उसके बिल्कुल बगल में खड़ी थी और धीरे धीरे से उसका कंधा हिला रही थी। विक्रांत ने अपनी आंखें मलकर खोली, फिर सिर पर हाथ फेरते हुए देखा कि उसके सामने इशिका खड़ी है। उसकी आंखों एक अलग सी चमक थी, एक ऐसी चिंगारी जैसे वो अभी कोई युद्ध जीत कर लौटी हो। लेकिन उसके चेहरे के हाव भाव विक्रांत को देखते ही बदल गए थे। उसने भी अब वो न्यूज पढ़ ली थी। उसे देखकर वो बिल्कुल अंदर तक सिहर गई थी कि लोग उसके बारे में क्या क्या बातें कर रहे हैं और ऐसी बातें क्यों कर रहे हैं। उसने तो ऐसा कुछ भी नहीं किया, ना ही वो पैसों के लिए मरी और ना ही कोई ऐसा काम करने के लिए कि जिससे लोग उसे गोल्ड डिगर कहे। तभी जैसे ही विक्रांत ने उसकी आंखों में देखा, इशिका ने हाथ में पकड़े फोन की स्क्रीन की ओर इशारा किया और पूछा, ये देखा तुमने? विक्रांत ने जम्हाई लेते हुए पूछा और बैठने की कोशिश की। क्या? उसकी जम्हाई से इशिका को भी जम्हाई आ गई। वो उसके पास बैठ गई, जिससे विक्रांत को थोड़ा खिसकना पड़ा। फिर उसने स्क्रीन को ओर इशारा करते हुए पूछा, ये देखा क्या? विक्रांत ने उसके हाथ से फोन ले लिया और स्क्रीन पर उंगलियां चलाकर पढ़ने लगा। कुछ ब्लॉग्स, कुछ अफवाहें और बेहुदा टिप्पणियां, सब कुछ वही था जिसकी उम्मीद उसने पहले ही कर ली थी। वह आखिर जानता भी था कि उसकी स्क्रीन पर क्या है, लेकिन वो अनजाने होने का नाटक कर रहा था, क्योंकि अगर इशिका को पता लग जाता कि विक्रांत को इन चीजों को पहले ही पता लग गया था और फिर भी उसने वो चीजें चलने दी, तो शायद वो उसके ऊपर थोड़ा सा नाराज हो जाए। लेकिन विक्रांत ने इस शांत स्वर में उसे कहा, मैंने देख लिया है, और उसका फोन वापस दे दिया। वो इस टॉपिक पर कोई बात नहीं करना चाहता था। तभी उसने इशिका से कहा, अब मुझे बहुत नींद आ रही है, तुम जाओ। लेकिन इशिका ये बात सहन नहीं कर पा रही थी कि लोग उसे गोल्ड डिगर कहें या उसके ऊपर बेहुदा टिप्पणियां करें। लोग उसे कहें कि पैसों के लालच में एक लड़की ने एक अमीर परिवार के सीधे और भोले भाले लड़की को फंसा लिया। तभी उसने अपने बचाव में कहा, पर तुम्हें पता है ना कि मैंने तो कुछ गलत नहीं किया। मैं तो तुम्हें जानती भी नहीं थी जब ये सब हुआ। वो यही चाहती थी कि विक्रांत कैसे भी करके लोगों के दिमाग में जो बातें चल रही हैं उनको बदल दे। तभी विक्रांत की आवाज और भी ठंडी हो गई। उसने कहा और उसके बिना तरफ देखे ही वापस लेट गया, कंबल खुद के ऊपर खींच लिया। उसने कहा, मुझे अभी नींद आ रही है। और जैसे ही उसने कहा, इशिका एकदम से स्तब्ध रह गई। उसके मुंह से बमुश्किल ही 2-3 शब्द निकले, क्या ऐसे ही तुम ये सब करने दोगे? क्या अमीर लोगों की वाकई में अपनी सार्वजनिक छवि का कोई परवाह नहीं? क्या वो सबसे कुछ ज्यादा ही सामान्य प्रतिक्रिया दे रहा था? क्या उसे कोई फर्क नहीं पड़ रहा था? एक लड़की की इज्जत को सरेआम उछाला जा रहा था और उसे कोई फर्क नहीं पड़ रहा। जब इशिका इस पूरे मामले को लेकर चिंतित थी, वहीं दूसरी ओर राजवीर भी सुबह जल्दी ही उठ गया था। उसने देख लिया था कि विक्रांत बहुत ज्यादा परेशान है और ये चीजें भी गलत थी कि कोई ग्रोवर फैमिली के खिलाफ इस तरह की बेहुदा टिप्पणियां करें। उसने सुबह उठते ही परिवार के कानूनी सलाहकार, ब्लॉगर्स और टैबलॉइड की तलाश में उनको लेकर जुट गया था।
वो एक एक जानकारी जुटाना चाहता था कि किस इंसान ने ये चीजें पब्लिश की और सबसे पहले कौन से मीडिया ने उसको यहाँ पर फैलाया था। वो देख रहा था कि ये मामला अदालत में जाएगा या फिर इन छोटे ब्लॉगर्स को मानहानि का जुर्माना तो भरना ही पड़ेगा। ग्रोवर परिवार उन्हें किसी भी कीमत पर छोड़ेगा नहीं। असल में विक्रांत ने कभी मीडिया से पंगा नहीं लिया था, इसलिए किसी को अंदाजा नहीं था कि इस परिवार के इस स्थिति में क्या रुख अपनाएगा। लोग तो बस उसको एक लाइटली न्यूज ले रहे थे। उनको लग रहा था कि शायद ये न्यूज ऐसे ही चली जाएगी, लेकिन ये परिवार के साख पर आ गई थी। वो लोग उनको ऐसे छोड़ने वाले तो थे नहीं। और जिन ब्लॉगर्स ने वो खबर चलाई थी वे ऐसे प्लेटफॉर्म थे जो ट्रैफिक की तलाश में रहते थे, छोटे थे लेकिन शातिर भी थे। जब राजवीर ये सब कुछ कर रहा था, वहीं दिल्ली के एक कोने में आरव भी अपनी नींद चैन से ले रहा था। और जब से उसने ये न्यूज प्रकाशित करवाई थी, उसे बहुत ज्यादा मजा आ रहा था। उसे लग रहा था कि उसने बहुत बड़ा काम कर दिया है और अपनी प्रेमिका जो उसके पास हमेशा रहा करती थी, आज जो उससे दूर चली गई थी, उसके खिलाफ उसने बदला भी ले लिया है। लेकिन जैसे ही वो यही सोच रहा था, उसके पास किसी का कॉल आया। उसने कॉल उठाते ही अपने कान के लगा लिया और सामने से तभी आवाज आई, इसके लिए तुम्हें जुर्माना भरना पड़ेगा। ये सुनते ही आरव की आंखें फटी की फटी रह गई। उसे समझ नहीं आया कि ये इंसान कौन है और उसे जुर्माना भरने के लिए क्यों कह रहा है। तभी उसने गुस्से में उस फोन वाले आदमी पर चिल्लाकर कहा, क्या मतलब है मुझे जुर्माना भरना पड़ेगा। और ऐसे करके एक के बाद एक हजारों कॉलों की झड़ी लग गई। उसके पास लगातार धमकी भरे कॉल आ रहे थे। असल में ये वही था जिसने वो पोस्ट लिखी थी और अब सब उस पर बदला लेने को उतारू थे। कोई भी विक्रांत ग्रोवर की फैमिली को और ग्रोवर इंडस्ट्रीज को ऑफेंड नहीं करना चाहता था। हर कोई चाहता था कि उनके साथ संबंध अच्छे बने रहे ताकि वो अपने बिजनेस में आगे बढ़ते रहें। अगर ग्रोवर फैमिली को पता लग जाए कि ये चाल साथी जिस मीडिया कर्मी ने की है या मीडिया हाउस ने की है, वो रातों रात उनको बर्बाद कर सकता था। तभी फोन के दूसरी तरफ से महेश ने शांत स्वर में आरव से कहा, मैं पुलिस को बताने जा रहा हूं, तुमने मुझे ये स्टोरी भेजी थी, मेरे पास सबूत भी है। महेश आरव का पुराना स्कूलमेट था और वो पोस्ट छापने को लेकर संशय में तो था, लेकिन उसे ट्रैफिक चाहिए था। वो अपने पेज को ज्यादा बढ़ाना चाहता था और विक्रांत ग्रोवर नाम का असर किसी विज्ञापन से कम नहीं था। उसने जोखिम उठा लिया था, लेकिन अब कहानी उल्टी हो गई थी। राजवीर को पता लग गया था कि ये सारी खबर किसी महेश नाम के इंसान ने फैलाई है और उसके बाद तो महेश की हालत बिल्कुल टाइट हो गई थी। इसलिए वो चाहता था कि इस सब में वो आरव को ही फंसा दे, क्योंकि ये खबर तो आखिर में आरव ने ही उसे दी थी। तभी आरव की आवाज में पागलपन आ गया। उसने झटके से कहा, नहीं महेश, तुम ऐसा नहीं करोगे। उसने फिर झुंझलाकर कहा, और वैसे भी महेश, मुझे तो सिर्फ एक हल्की सी सजा मिलेगी। मैंने तुम्हें छापने के लिए मजबूर नहीं किया था, न ही तुम्हें कोई पैसे दिए। तुम ही वो पब्लिशर हो जिसने बिना फैक्ट चेक किए छाप दिया। अब तुम ही सुलटो। और इतना कहकर उसने फोन काट दिया। मैक्स बस यही बुदबुदाता रहा, तुम पागल हो। और आरव मुस्कुरा उठा। उसे यकीन था कि उसका नाम कोई साबित नहीं कर पाएगा। वो असल वजह कुछ और ही थी। वो इशिका की सफलता से जल रहा था। उसे बर्दाश्त नहीं था कि इशिका, जिसे उसने उसके शादी वाले दिन छोड़ दिया था, वो अब इतनी शानदार जिंदगी जी रही है, किसी आलीशान हवेली में किसी अमीर आदमी की पत्नी बनकर। वो ये कैसे बर्दाश्त कर सकता था? वो जानता था कि इशिका अनाथालय में पली बड़ी थी, फिर भी हर चीज की में आशा ढूंढ लेती थी। वह आधे भरे गिलास वाली लड़की थी और ये बात उसे सबसे ज्यादा चिढ़ाती थी। बहुत ही शानदार लड़की थी इशिका। कभी भी उसने किसी भी चीज का बर्डन नहीं लिया। वो हमेशा से ऊंचे विचारों वाली थी और वो चाहती थी कि वो इतनी मेहनत करेगी कि एक दिन अपना होटल भी खड़ा कर लेगी। और अब चीजें कुछ अलग हो गई थी। इशिका को मजबूरन किसी से शादी करनी पड़ी, लेकिन वो उसके ख्यालों से ऊपर ही था। उसने पहले ये महसूस ही नहीं किया था कि ये इंसान जिससे वो शादी कर रही है वो इतना अमीर होगा।
लेकिन कहते हैं कि जब किस्मत पलटती है तो किसी को पता नहीं चलता, और भगवान जब देता है तो छप्पर फाड़ कर ही देता है। ये सब बातें आरव से सहन नहीं हो रही थी। आरव ने बहुत मेहनत की कि वो किसी भी तरीके से उस खबर को फैला सके। बहुत लोगों ने तो पहले उसकी स्टोरी लेने से मना कर दिया था, लेकिन जब उसने देखा कि बड़े मीडिया हाउस की ग्रोवर फैमिली के साथ अच्छी उठ बैठ है, वो शायद उनके बारे में कुछ ऐसा छापेंगे नहीं, तभी उसे महेश का नाम याद आया। महेश भी एक ऐसा ही पब्लिशर था जो छोटा मोटा था। जैसे ही महेश को ये खबर मिली कि इस तरीके से विक्रांत ग्रोवर की फैमिली में कोई बात हुई है, ये खबर उसे भी कैची लगी थी और वो रिस्क उठाने को तैयार हो गया था। दुनिया में ऐसे लोग बहुत कम होते हैं जो प्रसिद्धि के लिए कुछ भी करने को तैयार रहते हैं, वो और उनमें से महेश एक था। उसने पहले आगे पीछे सोचा भी नहीं कि इस खबर का नतीजा आखिर क्या होगा। क्या ग्रोवर फैमिली उसे ऐसे ही छोड़ देगी? उसने जैसे ही आरव से वो खबर ली, वो छाप दी। आरव ये सोच सोचकर जोर जोर से हंस रहा था। महेश की हालत पर उसे और भी मजा आ रहा था कि कैसे उसे उसने बेवकूफ बना दिया था, और वो अब और नई शैतानी योजना बना रहा था। कमरे के दरवाजे के पास खड़ी तन्वी उसे इस तरह हंसते हुए देख रही थी जैसे कोई जादूगर अपने चाल चल चुका हो। उसने दरवाजे के चौखट पर हल्की सी थपकी दी। वो यही सोच रही थी कि ऐसा अब आरव को सुबह सुबह क्या मिल गया जिससे वो इतना खुश है। वो अंदर आई और उसने मुस्कुराते हुए आते ही आरव से पूछा, क्या आप मुझे इस खुशी में शामिल नहीं करेंगे? आपको सुबह सुबह ऐसा क्या मिल गया? आप इतने मुस्कुरा रहे हैं, प्लीज मुझे भी बताओ ना आरव बेबी, मैं भी तो खुश होना चाहती हूँ ना। लेकिन आरव नहीं चाहता था कि तन्वी को इशिका और आरव के बारे में कोई बातें पता चले और उसे पता चले कि आरव ने उसके साथ कुछ ऐसा भद्दा मजाक किया है, क्योंकि तन्वी भी ग्रोवर इंडस्ट्रीज की एक यूनिट में अकाउंटेंसी की नौकरी करती थी। आरव बहुत समझदार था। उसे पता था कि अगर उसने तन्वी को थोड़ा सा भी बता दिया तो एक तो लड़कियों के मुंह पर बातें जमती नहीं हैं, वो आगे हमेशा उसको बता ही देती हैं। कहीं ऐसा न हो कि बातों ही बातों में वो ग्रोवर इंडस्ट्रीज में इन बातों को फैला दे, और एक बार जब बातें फैल जाती है तो उसे ऊपर तक पहुंचने में देरी नहीं लगती। कोई ना कोई तो मालिक का वफादार होता ही है जो जाकर सीधा मालिक को बता देता है कि आपके बारे में ऐसी बातें चल रही है। और इशिका के वहां जाने के बाद ये आरव की तो तन्वी से दिलचस्पी भी कम हो गई थी। अब आरव के दिमाग में हमेशा इशिका चलती थी। उसकी यादें और उसके साथ बिताए हुए पल उसे हमेशा के लिए परेशान करते थे। तभी तन्वी ने आरव को इतना सोचते हुए देखकर फिर कहा, प्लीज बताओ ना बेबी, क्या हुआ है? क्या तुम मुझसे इतना भी प्यार नहीं करते? और ये प्यार वाली बात सुनकर आरव अंदर ही अंदर और झल्ला उठा, क्योंकि उसने तन्वी से कभी प्यार सच्चा किया भी नहीं था। वो हमेशा उसके साथ शारीरिक संबंध बनाने के लिए उसे अपने पास लेकर आता था, बाकी उसकी उसमें कोई दिलचस्पी नहीं थी। वो देख रहा था कि अब वो तन्वी को किस तरीके से टाले। तभी उसने तन्वी की आंखों में देखा और कहा, तन्वी डार्लिंग, तुम्हें जल्दी ही पता चल जाएगा। लेकिन तन्वी जिद कर बैठी थी। उसे अभी जानना था और उसे ये यकीन था कि आरव उसे प्यार करता है, और उसे वो इतनी छोटी सी बात तो बता ही सकता है कि आखिर ऐसा क्या हो गया है। लेकिन आरव अलग ही स्थिति में था। आपको क्या लगता है दोस्तों, क्या आरव तन्वी को बता देगा या फिर नहीं? जानने के लिए जुड़े रहिए सुकून एफएम के साथ। अगर आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें, कहानी को ज्यादा से ज्यादा शेयर करें, कमेंट करें और वीडियो पर एक लाइक जरूर कर दें।